तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान नायक रिसर्च सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट डेवलपमेंट यानी विकास, जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से लिया गया है। हमने एनसीईआरटी की बुक में से आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ समझेंगे कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि विकास का अर्थ होता है किसी चीज़ में वृद्धि होना, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में वृद्धि होना विकास कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा जैसे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार तथा अर्थव्यवस्था में वृद्धि को हम विकास कह सकते हैं। जैसे कि आप स्वस्थ है तथा एक शिक्षित व्यक्ति है, तो आप अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे तथा इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। बात करते हैं यहाँ पे दूसरे टॉपिक की। तो दोस्तों, विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास अलग अलग होता है, यानी सबके लिए विकास का अर्थ है जो अलग अलग होता है। सबके लिए विकास का अर्थ सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक ग्रामीण भूमिहीन मजदूर के लिए विकास इस प्रकार हो सकता है, यानी एक भूमिहीन किसान जिसके पास भूमि नहीं है, उसका विकास कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके पास काम करने के अधिक दिन हो, बेहतर मजदूरी हो तथा सामाजिक भेदभाव नहीं हो, यानी कि जो इस वर्ग से लोग आते हैं, किसान वर्ग से, उनके साथ सामाजिक भेदभाव बहुत होता है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके साथ भेदभाव नहीं हो तथा औरों की तरह उन्हें भी समान अवसर प्राप्त हुए। और वे चाहते हैं कि उत्तम विद्यालय उनके गांव में हो, इनके बच्चों को भी उत्तम शिक्षा मिले तथा वे भी उत्तम शिक्षा प्राप्त करके विदेश में शिक्षा प्राप्त करें तथा देश का नाम रोशन करें। तो इस प्रकार आप यहाँ समझ सकते हैं कि विकास का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक ग्रामीण भूमिहीन किसान के लिए विकास क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि एक शहर के लड़की का विकास कैसे हो सकता है। तो अब यह तो होगा नहीं कि उनके पास शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय हो तथा उन्हें पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक हो, क्योंकि उनके पास अच्छे विद्यालय शहर में पहले से ही मौजूद है तथा उनके लिए किसान के जो बेटे होते हैं, जो किसान के बच्चे होते हैं, उनसे उनका विकास अलग ही होगा। वो चाहती है कि उसे भी अपने भाई की तरह आज़ादी मिले ताकि वो भी कहीं आ जा सके, क्योंकि उसके भाई पे कोई रोक टोक नहीं है। वह कहीं भी जा सकता है और कहीं भी आ सकता है तथा इसी प्रकार वो भी चाहती है कि उसे भी अपने भाई की तरह आज़ादी मिले। वो चाहती है कि वो अपने फैसले खुद ले सके, यानी वो अपने जीवन के डिसीजन वो अपने आप लेना चाहती है। वह चाहती है कि वह भी उत्तम शिक्षा प्राप्त करे। वह चाहती है कि वह अपने भाई की तरह विदेश में जाकर पढ़ाई करे तथा बड़ी से बड़ी डिग्रियां व उपलब्धियां हासिल करे। तो आपने अभी देखा है होगा कि एक शहर की लड़की के विकास तथा एक ग्रामीण भूमिहीन मजदूर के जीवन में विकास किस तरह अलग अलग है तथा कितना बड़ा अंतर है। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। तो आप प्रति व्यक्ति आय इसे समझिए, यानी एवरेज। जब हम राष्ट्र की कुल आय में राष्ट्र की कुल जनसंख्या का भाग देंगे, तब हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। तब हमें पता चलेगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब हम पढ़ेंगे अगला शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर को हम कह सकते हैं कि किसी एक वर्ष या किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो किसी एक वर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष पहले जो कोई बच्चे मर जाते हैं, उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। अगला हम यहाँ पर समझेंगे कि 3 आधारभूत मानव विकास सूचकांक कौन कौन से हैं। तो 3 आधारभूत मानव विकास सूचकांक है स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला है हमारा सतत पोषणीय विकास। पहले तो आप इसे समझिए कि यह एक आर्थिक प्रक्रिया है, यानी आर्थिक विकास है। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य होता है कि प्राकृतिक संसाधन तथा प्रकृति को बिना हानि पहुँचाए हमारी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर
तथा वर्तमान में पर्यावरण को हानि या नुकसान न पहुंचाकर विकास करता है तो हम इसे सतत पोषणीय विकास कह सकते हैं। यह पर्यावरण में बाधा के बिना विकास है। यह विकास भविष्य की पीढ़ी को समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया है। अगला है हमारा यह क्वेश्चन है कि यह आवश्यक नहीं है कि पैसा सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। उदाहरण दीजिए। तो हम इनको पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। पहला है प्रदूषण मुक्त वातावरण, दूसरा है शांति, तीसरा है लोकतंत्र तथा चौथा है मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा। पांचवा है स्वास्थ्य। आप इन 5 बिंदुओं में जो दर्शाया गया है आप इन्हें पैसों से नहीं खरीद सकते हो। हमसे कहा गया था कि उदाहरण देखकर बताइए। तो आप समझिए कि महाराष्ट्र है जो सबसे अमीर राज्य है और वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ शिक्षा बहुत कम है। शिक्षा तो है लेकिन अगर हम केरल से कंपेयर करें तो महाराष्ट्र केरल से शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। अगला है हमारा कौन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए मापदंड बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के मापदंड निम्न है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा तथा तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। हर साल वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अब हम अगला यहाँ पर पढ़ेंगे नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो दोस्तों ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से हमें दोबारा प्राप्त हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यह फैन है, जब इसकी पंखुड़ियाँ घूमेगी तब टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमेगा तब इस फैन में लगी बैटरियाँ चार्ज होगी और हमें विद्युत प्राप्त होगा। यह एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि हम इससे प्रकृति में कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हवा हमेशा चलेगी और हवा चलेगी तो पंखुड़ियाँ घूमेगी और पंखुड़ियाँ घूमेगी तब टरबाइन घूमेगा, तब हम इससे जब चाहे तब विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन को समझिए। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रकृति से पुनः भंडार हो सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे पवन चक्की, सौर ऊर्जा आदि। अगला हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रकृति में पुनः भंडार नहीं हो सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि।